आज मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से उन पेरेंट्स या बच्चों से बात करना चाहता हूं जिन्होंने क्लास 10th में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 10th का परफॉर्मेंस डाउन होते ही पेरेंट्स के दिमाग में आता है कि बच्चा एजुकेशन के लिए इन्वेस्टेबल है या नहीं, पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं। इवन बच्चे के दिमाग में ये आता है कि मम्मी पापा मेरे पीछे इन्वेस्ट करने के तैयार तो हैं, लेकिन मैं 10th का इतना पुअर परफॉर्मेंस के साथ 11th 12th साइंस या फिर आगे जाके सीए या फिर कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर भी पाऊंगा या नहीं। आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा कि आपको खुद से एनालिसिस करना चाहिए कि 10th में मार्क्स किस रीजंस के कारण आए, और उसके पता चल जाने के बाद अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि 11th 12th आप एजुकेशन को एज अ प्रोफेशन देख सकते हैं या नहीं, कि आगे आप जेई, नीट, सीए ये सबको दिमाग में रख सकते हैं या नहीं। तो आप एक एक पॉइंट को मेरे साथ समझेंगे, टिक करते चलेंगे, और लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी कि आगे जाके 11th 12th हायर स्टडीज वो एजुकेशन एज अ पाथ ले सकते हैं या नहीं। सो हियर कम्स द फर्स्ट रीजन। मैंने कई बार ये देखा है कि बच्चों का 10th में परफॉर्मेंस इसलिए भी पुअर हो जाता है क्योंकि कई बच्चे स्टेट बोर्ड से सीबीएसई में आते हैं, कई बच्चे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आते हैं। तो आपको ये लगता होगा कि मेरा बच्चा 2 साल हो गया इंग्लिश मीडियम में आ गया, उसके मार्क्स आने लगे, उसके कंसेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे वाली चीजें अभी तक वो हिंदी में समझता था। जैसे वेग बोला जाता था लेकिन अब उसको वेलोसिटी बोली जाती है, पहले उसको त्वरण बोला जाता था अब उसको एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो बच्चा कंसेप्चुअली कहीं भी कम नहीं था, लेकिन अब चूंकि लैंग्वेज बाहर आ रहा है ना तो वो समझ पा रहा है, और ऊपर से जब लिखने की बारी आती है तो अब इंग्लिश में एक्सप्लेन तो और भी नहीं कर पा रहा है, तो उसके मार्क्स कम होने लगते हैं। तो पहले आप ये चेक करें कहीं आपका बच्चा इस कैटेगरी में तो फॉलो नहीं करता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सप्लेनेशन कैपेसिटी। कई बच्चों के साथ बीइंग अ टीचर मैंने प्रॉब्लम देखी है। कंसेप्चुअली एकदम बैंग ऑन है, आंसर 2 लाइन में निकाल लेगा, लेकिन जिस दिन वो एग्जाम में जाएगा आगे वाला इन्विजिलेटर उसको पूरे मार्क्स नहीं दे रहा है क्योंकि उसको एक्सप्लेन करके चीजें लिखना ही नहीं है, आता ही नहीं है, इवन इंटरेस्टेड ही नहीं है। नोट डाउन करें कहीं आप या आपका बच्चा इस कैटेगरी में तो फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट, फिजिकल इशू। कई बार बच्चों को होता है, जैसे मैं भी अपने क्लास में देखता हूं, तो अलग अलग बच्चों में कुछ ना कुछ फिजिकल डेफिशिएंसीज होती हैं। हो सकता है कुछ बच्चों का इस 8, 9, 10th में देखा है हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम हो जाता है तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा नींद आती है, ऐसा नहीं कि वो सोना चाहता है बट उसके साथ प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों को जॉइंटिस हो गया तो हो सकता है 2 से 3 महीने तक वो कमजोर रहा और जिसके कारण पूरा का पूरा सब्जेक्ट का टेम्पो बिगड़ गया, जिसके कारण वो 10th में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। या मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रीजन है मेंटल हेल्थ। ध्यान देंगे, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे ही बच्चा 9, 10th में पहुंचता है, टीनेज में पहुंचता है, उसमें कई बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। हो सकता है वो जिस स्कूल से पढ़ रहा हो आपने उसको फोर्स करके दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया, हो सकता है वो किसी एक दूसरे शहर से दूसरे शहर में आ गया, हो सकता है उसके सहपाठी वगैरह वो किसी दूसरी जगह चले गए, तो वो मेंटली भी बहुत सफर करता होता है और कई बार उसके कारण भी रिजल्ट बिगड़ते हैं। समझिएगा, आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करिएगा कि किस पॉइंट में आपका बच्चा या आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। मेनी ऑफ द टाइम्स आई हैड आल्सो सीन द फाइनेंशियल इशू। बच्चा रिएक्ट करे ना करे, वो ये जरूर समझता है कि मेरे घर वाले प्रॉपरली फीस जो है वो अपने जेब से दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो कई बार मैंने देखा है कि फाइनेंस भी बच्चों के दिमाग में एक बहुत नेगेटिव प्रेशर डालता है जिससे रिजल्ट बिगड़ता है। कई बार, शायद सब बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो लेकिन कई बच्चों को तो मैंने खुद देखा है ये प्रॉब्लम है। उसके दिमाग में ये होता है कि पापा अगले महीने की फीस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, मेरी बस की फीस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। उसके कारण स्कूल से बार बार फोन आ रहा है, ट्यूशन से बार बार फोन आ रहा है। तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कई बार बच्चा स्ट्रगल करता है और चूंकि पॉजिटिव नहीं है वो तो हमेशा यही सोच रहा है कि अगले महीने क्या, तो उसके रिजल्ट्स कई बार बिगड़ते हैं। कई बच्चों की राइटिंग माशाल्लाह होती है, आप उनको कितना भी दबा लो, कितना भी डांट लो, बट वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी, सबकी राइटिंग सेम नहीं हो सकती, ये ध्यान देंगे। ये सब कॉन्शियस माइंड से लिखता है बच्चा। कोई कॉन्शियसली लिखे तो शायद वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ग्रेड तक अपनी राइटिंग को सुधार ले, बट वो कॉन्शियसली लिखना बंद कर देता है, सब कॉन्शियसली लिखता है। आप ये बताओ, मैं आपको अपना नाम लिखने के लिए बोलूंगा तो कितने लोग अपने स्पेलिंग सोचेंगे या ये सोचेंगे कि किस तरीके से टिल्ट करना है, टर्न करना है। ये सब कॉन्शियस माइंड से आप लिख रहे हैं, अवचेतन मन। कई बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती और आज मान लो जो इन्विजिलेटर है वो जब तक एक लूसिडनेस ना देखे, जब तक एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ना देखे, जब उसको लुक एंड फील अच्छा ना आए तो बहुत खुश होकर नंबर नहीं देगा और कहीं ना कहीं वहां भी आपके मार्क्स जाने वाले हैं।
कुछ बच्चों को मगअप करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और आप मानो चाहे मत मानो 10th की या फिर अभी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की ये खासियत तो रही है कि आप याद करके नहीं जाएंगे तो यू वोंट गेट द नंबर। बहुत कम चांसेस हैं कि आप कंसेप्चुअली बहुत अलर्ट हैं, और अगर आप लूसिडली लिख नहीं पा रहे हैं, स्टेटमेंट को हूबहू आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको पूरे नंबर मिल जाए। नहीं, इम्पॉसिबल है। एज ए टीचर बोल रहा हूं, मुझे अच्छे से पता है, इट इज बीन इम्पॉसिबल। ठीक, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले ये देखें कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। लैंग्वेज इशू, एक्सप्लेनेशन की कैपेसिटी में दिक्कत, फिजिकल इशू, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल इशू, बैड राइटिंग, मगअप सिलेबस। ध्यान देंगे, अगर आप इनमें से किसी भी चैलेंज को फेस कर रहे हैं, उसके कारण अगर 10th में आपके मार्क्स बिगड़े हैं, तो कोई इशू नहीं है। रीजन इसके बाद अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं, नीट के लिए जाएं, जेई के लिए जाएं, तो वहां आपके एग्जाम्स कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। इसका मतलब अगर आपकी लैंग्वेज स्किल बहुत अच्छी नहीं हो सकता है आपकी एक्सप्लेनेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं हो सकता है आपको फिजिकल इश्यूज भी आए, तो क्या है, जेई का एग्जाम अब एक की जगह में 2 बार होता है। इवन अलग अलग कॉलेजेस जो हैं वो अलग अलग स्टेट जो है वो अलग अलग पीईटी का एग्जाम लेते हैं, तो इवन फिजिकल हेल्थ का अगर इशू आ भी गया तो आप एक ही एग्जाम में ना खराब करोगे, बाकी एग्जाम्स में तो अच्छा कर सकते हो। ठीक, और साथ में फाइनेंशियल इश्यूज तो अब ऐसा है कि ऑफलाइन के साथ अब ऑनलाइन की भी पॉसिबिलिटी बच्चों के पास हो गई है। बच्चा अगर डेडिकेटेड चाहे तो यूट्यूब से भी पढ़ सकता है। तो मैं ये बोलूं, देखो आप इस तरीके से जज करो, बच्चे को अगर फाइनेंशियल इशू के कारण प्रॉब्लम आई, हेल्थ इशू के कारण प्रॉब्लम आई, हैंड राइटिंग के कारण इशू आई, और या फिर हो सकता है वो बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है, लैंग्वेज के कारण इशू आई, तो ये मेजर इशू नहीं है। क्योंकि आगे जाके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे वो एमसीक्यू होंगे, वहां लिखना कुछ नहीं है, मारना है। और टिक मारने के लिए कहीं भी आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, एक्सप्लेनेशन या राइटिंग स्किल की बिल्कुल नीड नहीं है। बच्चा एक्सेल करेगा ही करेगा। हाँ, लेकिन अगर कोई बच्चा मार्क्स अगर अच्छा भी ला रहा हो, लेकिन अगर उसको पढ़ने में बड़ा शौक नहीं है, केवल एक तरफ से रट्टा मारने में शौक है, कई बच्चों की है ये आदत। घर वाले खुश भी हैं, बोले कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से सीख रहा है, बहुत अच्छे से लर्न कर रहा है। अरे लर्न करने का मतलब सीखना होता है, रट्टा नहीं होता। तो वैसा बच्चा जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मार्क्स अच्छे ला रहा है, लेकिन किसी भी कंसेप्ट से कनेक्ट नहीं करना चाहता, वो केवल ऊपर से बाय हार्ट करना चाहता है, तो उनके लिए 11th-12th में ये जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप बहुत ज्यादा ख्वाब ना देखें कि बच्चा जाके कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, जहां नीट में 18 लाख के आसपास बच्चे बैठेंगे, जेई में 14 लाख के आसपास बच्चे बैठेंगे, वहां कहीं भी फटकने वाला है। तो अगर आपका बच्चा पुअर परफॉर्मर है, इन रीजंस के कारण आप बिल्कुल आगे भेजें। अगर पुअर परफॉर्मर है, क्यों पुअर परफॉर्मर है, तो उसको चीजें 8, 7, 6 की भी क्लियर नहीं है कि आज वो 2 + 2 - 4 0 नहीं लिख पा रहा है, तब दिक्कत है। और ये दिक्कत को आप एक दिन में सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि 11th-12th में जाके उसको हायर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। वहां वो चैलेंज क्रिएट करेगा ही करेगा, चैलेंज फ्री फेस करेगा ही करेगा। उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि बच्चों को एजुकेशन के टर्म्स में पुश करें या ना करें, बट जो भी करें मेंटली हरास ना करें। कई मम्मी पापा का एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से इतना ज्यादा होता है, मैंने देखा हुआ है, 3 बजे सुबह से उठा दिए, रात को 10 बजे बैठा रहे हैं, और उसको बच्चे को केवल एक चीज आता है, वो याद करना। तो आप जड़ पे जाएं और उसके बाद डिसाइड करें कि 10th में अगर बैड परफॉर्मेंस हुआ भी बच्चे का, तो आगे वो बच्चा एजुकेशन के टर्म्स में इन्वेस्टेबल है भी या नहीं। बाय बाय, टेक केयर।